हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। आज हम एक मैजिक करेंगे, ठीक है। उस मैजिक में क्या होगा कि हम बहुत ही कम टाइम में अपना आर्म्स एक्ट, ठीक है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ कवर करेंगे। और आपके प्री एस्पेक्ट से मैं इसको पढ़ा रही हूँ, साथ में ही आप नोट्स देखेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आर्म्स एक्ट 1959 एक पिक्टोरियल चार्ट से। देखिए, अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात, इसका सेक्शन 1 की बात करूँ, सिंपल बताता है ये कि जो शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, तो आपको पता है आर्म्स एक्ट 1959 है। पूरे जो है इंडिया पर, ये पूरे होल ऑफ इंडिया पर ये अप्लाई होता है। और कमेंसमेंट में कब आएगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कमेंसमेंट में बताएगी, ठीक है। तो तब से ये कमेंसमेंट में आ जाएगा। अब आ जाइए डेफिनेशन क्लॉज, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लॉज इसकी 2A से लेकर कहां तक है? 2A से लेकर 2I तक है। और फिर सबसेक्शन 2 का 2 है, सबसेक्शन 2 का क्लॉज 3 है, सबसेक्शन 2 का जो सबसेक्शन 4 तक है। तो डेफिनेशन क्लॉज मैंने आपको ऑलरेडी जब एमसीक्यू सॉल्व कराए, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, जाके देख लेना। डेफिनेशन क्लॉज मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। अगर मैं सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 की बात करूं, तो वो मेजरमेंट ऑफ बैरल की बात करता है कि आप बैरल को मेजर कैसे करेंगे। तो याद रखना, जो लेंथ होती है, ठीक है, बैरल की, उसको मेजर करने का क्या तरीका है कि आप मजल से लेके जहां तक चार्ज एक्सप्लोड हो रहा है उसको आप मेजर इस तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सबसेक्शन जो सेक्शन 2 इसका सबसेक्शन 3 बात करता है कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ की, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जिसको इस एक्ट में रेफर किया गया है और वो अब उस एरिया में क्या है, एनफोर्समेंट में नहीं है, तो फिर अब क्या किया जाए? तो उसकी कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ है, आपको वो मानना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीआरपीसी, अब सीआरपीसी को यहाँ पर यूज किया गया, अब सीआरपीसी तो एनफोर्समेंट में है ही नहीं, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ क्या लेंगे? हम बीएनएसएस लेंगे। आ जाइए सेक्शन 2 का सबसेक्शन 4 किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफिसर की। कोई ऐसा ऑफिसर जिसको यहाँ पर यूज तो किया है, जैसे डेजिग्नेशन की बात तो की है, लेकिन वो उस एरिया में क्या है, ऑफिसर है ही नहीं, तो उसकी जगह हमने कोई अप्रोप्रिएट ऑफिसर अपॉइंट करना है। तो वो कौन अपॉइंट कर रहा है? याद रखना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी। अब उसके बाद आ जाइए सेक्शन 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 बात करता है कि लाइसेंस तो मैंडेटरी है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन ना एक्वायर करेगा, ना पजेस करेगा, ना ही कैरी करेगा क्या? कोई भी फायर आर्म और कोई भी एमिनेशन, जब तक कि उसके पास एक वैलिड लाइसेंस ना हो, ठीक है। आ जाइए उसके बाद सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 पे। ये बात करता है कि आप कितनी ज्यादा से ज्यादा अपने पास फायर आर्म्स रख सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 2 फायर आर्म्स रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। एक ऑर्डिनरी पर्सन क्या पजेस कर सकता है? सिर्फ 2 फायर आर्म पजेस कर सकता है। लेकिन जो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 है, वो इसके एक्सेप्शन की बात करता है। वो ये कहता है कि जो ये 2 फायर आर्म्स की जो लिमिट है ना, वो किस पर अप्लाई नहीं होगी? तो वो जो लाइसेंस जो डीलर्स होते हैं ना, जो ये डील करते हैं, ठीक है, उन पर ये मैक्सिमम जो ये लिमिट है कि 2 ही फायर आर्म्स रखेंगे, उन पर ये अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, और जो राइफल क्लब और एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, जो .22 बोर जो है राइफल यूज करते हैं और जो एयर राइफल प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, उन पर भी ये अप्लाई नहीं होगा। फिर आ जाइए सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4 किस बारे में बात करता है? तो ये डिपॉजिट रूल्स के बारे में बात करता है, ठीक है। ये बात किसके बारे में करता है? डिपॉजिट रूल्स, मतलब डिपॉजिट 2 से ज्यादा अगर आपके पास फायर आर्म्स है तो उसको आप डिपॉजिट कर दो, ठीक है। और कैसे डिपॉजिट करना है? तो जैसे सेक्शन 21 इस पर अप्लाई कर जाएगा। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन 4, सेक्शन 4 किस बारे में बात करता है कि लाइसेंस फॉर अदर आर्म्स, ठीक है। तो अगर कोई और अदर आर्म्स है तो उसके लिए भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि इस आर्म को अगर आप रखना चाहते हैं, क्योंकि देखो सेक्शन 3 में जो हम बात कर रहे थे वो फायर आर्म्स और एम्यूनिशन के बारे में बात कर रहे थे, उनके अलावा किसी और प्रकार का आर्म है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी कि अब इस तरीके का जो नॉन फायर आर्म है, अगर आप इसको भी रखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेक्शन 4 बात करता है। सेक्शन 5 बात करता है लाइसेंस फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। इसका मतलब अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं या फिर प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, कन्वर्जन करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, टेस्टिंग करना चाहते हैं, किसकी? आर्म्स और एम्यूनिशन की, तो भी आपको एक वैलिड लाइसेंस की जरूरत होगी। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? प्राइवेट ट्रांसफर, ठीक है। कोई अगर एक लॉफुल ऑनर है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? प्राइवेटली उसको ट्रांसफर कर सकता है आर्म्स को किसी एलिजिबल पर्सन को आफ्टर गिविंग, ठीक है। तो अब आपको क्या है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप ट्रांसफर कर तो सकते हैं, लेकिन आपको एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा पहले डीएम साहब को या फिर किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और आपको 45 दिन तक वेट भी करना पड़ेगा, तभी आप फिर किसी प्राइवेट लिए आप इसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 5 मिनट में हमने आज अपने 5 सेक्शन को कवर किया है।
उसके बाद आ जाइए आर्म्स एक्ट 1959 का। अब हम सेक्शन 6, 7 और 8 को डील करते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में हमने 5 सेक्शन कर दिए। अब देखिए इसको हम कितनी जल्दी कवर करने वाले हैं। सेक्शन 6 बात करता है आपको लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। किस लिए? अगर आप शॉर्टन कर रहे हैं या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फायर आर्म को इनटू फायर आर्म्स, ठीक है। कोई इमिटेशन फायर आर्म को जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर शॉर्टन कर रहे हैं एक फायर आर्म में, तो आपको उसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए ये एक, पहले हम इसका प्रोविजन देखते हैं। नो पर्सन शैल शॉर्टन द बैरल ऑफ फायर आर्म, convert an imitation firearm into a firearm or convert any category of firearms into any other category as per arms rule 2016 without a valid license। अगर आपको किसी इमिटेशन फायर आर्म को फायर आर्म बनाना है या फिर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपको जो बैरल है उसकी जो लेंथ है उसको शॉर्टन करना है, इन सब के लिए सेक्शन 6 कहता है पहले लाइसेंस लेकर आओ। जैसे कि ये राइफल थी, ठीक है, अब क्या हो रहा है इसका, आप क्या कर रहे हैं, शॉर्टन कर रहे हैं बैरल को, ठीक है, तो ठीक है लाइसेंस लेकर आओ। ये एक इमिटेशन फायर आर्म था, ठीक है, बच्चों के खेलने वाले थे, अब इसको आप रियल बनाने में लगे हुए हैं, तो रियल बनाने में लगे हुए तो ठीक है लाइसेंस लेकर आओ। ये कैटेगरी ए की क्या थी, एक वेपन था, ठीक है, आर्म्स थी, ठीक है, फायर आर्म्स थी। अब आप इसको कैटेगरी बी का बनाना चाहते हो, कैटेगरी चेंज करे 2016 के तहत। अब आपको क्या करना है, एज पर आर्म्स जो रूल्स 2016, अब आपको एक लाइसेंस रखना पड़ेगा, तभी आप 3 चीजें कर सकते हो, शॉर्ट एंड कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और इसकी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। आ जाइए, ठीक है, तो कन्वर्जन रिक्वायर्ड लाइसेंस, ये आप कीवर्ड याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन 7 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन। अभी तक हमने आर्म्स एंड एम्यूनेशन पढ़ा, आर्म्स रखना चाहते हो, एम्यूनेशन रखना चाहते हो, फायर आर्म्स रखना चाहते हो, लाइसेंस लेकर आओ। ये कहता है कुछ ऐसे एम्यूनेशन है, कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड आर्म्स होते हैं जिनको आप क्या नहीं कर सकते, अपने पास एक्वायर नहीं कर सकते, उसको पजेस नहीं कर सकते, उसको कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई भी पर्सन प्रोहिबिटेड आर्म्स को और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन को एक्वायर, पजेस, कैरी और मैन्युफैक्चर, यूज, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट, प्रूव और ऑफर फॉर सेल, ये सब चीजें नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये सब चीजें आपको करनी है, ठीक है, प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन है, कुछ प्रोहिबिटेड आर्म्स, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्पेशली ऑथराइज करेगी, ठीक है, तभी आप काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको कीवर्ड याद रखना है, ओनली विद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइजेशन। नेक्स्ट सेक्शन है प्रोहिबिशन ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ फायर आर्म्स नॉट बीइंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अब क्या होता है, जितने भी फायर आर्म्स होते हैं उसका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, ठीक है। अगर वो आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो आप सेल और ट्रांसफर नहीं कर सकते। सबसेक्शन 1 ये कहता है नो पर्सन शैल ऑब्लिटरेट, ठीक है, ऑब्लिटरेट मतलब इरेज करना, ठीक है, या फिर रिमूव करना, ऑल्टर करना, या फिर फोर्ज करना कोई भी नेम, नंबर और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क, स्टैम्प्ड और अदरवाइज शोन ऑन एनी फायर आर्म और एम्यूनेशन। जैसे कि ये कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर था, आपको इसको इरेज नहीं करना है, ठीक है, जो फायर आर्म पे लिखा हुआ था आपको इसको सेफ रखना है, यही बात कहता है 8 का 1। 8 का 2 ये कहता है नो पर्सन शैल sell or transfer any firearm which does not bear the maker's name, manufacturer's number or other identification mark approved by the central government। तो जिस जो फायर आर्म है जिस पर उस फायर आर्म पे जो नेम लिखा है, मैन्युफैक्चर का नंबर लिखा है, मैन्युफैक्चर नंबर लिखा है और उस पर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा है वो ही हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर या फिर सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ऐसा फायर आर्म है जिसपे ये नाम वगैरह नहीं है, ना तो आप उसको सेल करेंगे, ना ही आप उसको जो है क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो नो मार्क नो सेल, इस तरीके से याद रखना। 8 का 3 कहता है पोजेशन ऑफ अ फायर आर्म विदाउट सच नेम, नंबर और मार्क, ठीक है, अगर आपने पोजेस कर रखा है कोई ऐसा आर्म जिसके ऊपर कोई नाम नहीं है, नंबर नहीं है, मार्क नहीं है, ठीक है, या फिर आपने उसको इरेज कर रखा है, ठीक है, तो ऐसी लीगल प्रिजम्पशन रेज की जाएगी कि जो पोजेसर है ना उसने ही रिमूव किया है या उसने ही ऑल्टर किया है, जब तक कि वो कॉन्ट्ररी प्रूव ना कर दे। तो प्रिजम्पशन किसकी, आपके ऊपर, ठीक है, याद रखना। तो सेक्शन 6 क्या बात कर रहा है, कन्वर्ट करना चाहते हो लाइसेंस लेकर आओ, प्रोहिबिटेड आर्म्स नहीं रखोगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज ना कर दे, विदाउट आइडेंटिफिकेशन आप क्या नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो ही आपकी सेल सेफ है, ठीक है। आ जाइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सेक्शन 9 किस बारे में बात करता है, वो कहता है जो प्रोहिबिशन कर रहा है, ठीक है, क्या क्या आप एक्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही पजेस करेंगे, ना ही सेल करेंगे, ना ही ट्रांसफर करेंगे कुछ यंग पर्सन्स को, या कुछ जो कैटेगरी ऑफ पर्सन्स बताई गई है कि आप इनको सेल और ट्रांसफर नहीं कर सकते, या फिर ऐसे पर्सन अपने पास एक्वायर या पजेस नहीं कर सकते। तो 9 एक बात करता है कि कुछ प्रोहिबिटेड पर्सन बताए गए हैं, जैसे कि
नो पर्सन शैल एक्वायर, हैव इन पोजेशन और कैरी एनी फायर आर्म्स एम्यूनेशन इफ ही फॉल्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। पहली कैटेगरी 21 साल से कम के बच्चे हो तो आप प्रोहिबिटेड पर्सन हो, ना आप एक्वायर करेंगे, ना पोजेस करेंगे, ना ही आपको कोई सेल करेगा, ना ही आपको कोई ट्रांसफर करेगा। दूसरा इसका पॉइंट कहता है नो पर्सन शैल सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, ट्रांसफर, वही सब चीजें, ठीक है। आप सेल ट्रांसफर नहीं करेंगे, जो कौन है प्रोहिबिटेड अंडर क्लॉज ए, ठीक है, प्रोहिबिटेड अंडर क्लॉज ए। अब देखो ये पहले हमें इसका सेकंड पार्ट देखना है, ये ए बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये बी पार्ट इसका अलग है, पहले हम यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। इसका दूसरी बात करता है कि अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन है, हु हैज बीन कन्विक्टेड, ठीक है, जिसको जो है कन्विक्ट हुआ है ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग वायलेंस और मोरल टर्पिट्यूड एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी टर्म एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर द एक्सपायरेशन, तो ठीक है कन्विक्टेड पर्सन है, उसको भी आप क्या करेंगे, ये आर्म्स वगैरह सेल और ट्रांसफर नहीं करेंगे, ना ही वो एक्वायर करेगा। फिर हु हैज बीन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये ऑर्डर किया गया है, हम पढ़ते हैं ना बीएनएसएस में कि ऑर्डर करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की आप ये गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखेंगे सोसाइटी में, तो उसका आप बॉन्ड भरिए, ठीक है। तो जिसने इस बॉन्ड को भरा है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ बॉन्ड उसको ये सेल और ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में बात की जाए तो 21 साल का कम कोई है और जो कन्विक्ट जिसमें 5 साल वाली बात की गई है, जिसने बॉन्ड फिल किया है गुड बिहेवियर और पीस के लिए, तो आप इसको कोई भी फायर आर्म और एम्यूनेशन ना पोजेस करेगा, ना ट्रांसफर करेंगे, ना सेल करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद इसका बी पॉइंट कहता है जो कुछ प्रोहिबिटेड ट्रांसफर है, ये तो प्रोहिबिटेड पर्सन है, अभी जो प्रोहिबिटेड पर्सन है अब इनको आप क्या नहीं करेंगे, ना ही आप इसको सेल करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ना ही पर्सन कन्वर्ट करेंगे, रिपेयर करेंगे, ये सब चीजें, ठीक है। जिनको क्या पता है, ही नोज रीजन टू बिलीव कि जैसे मैं हूं, मुझे पता है कि 21 साल का कम का व्यक्ति है, तो मैं इसको क्या नहीं करूंगी, जो क्लॉज ए में व्यक्ति है इसको ट्रांसफर नहीं करूंगी, ठीक है। दूसरा, मुझे पता है कि पर्सन अनसाउंड माइंड का है, तो भी नहीं ट्रांसफर करना है। तो इन शॉर्ट नो ट्रांसफर और सेल एक्सेट्रा टू द प्रोहिबिटेड पर्सन और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। फिर इसके बाद याद रखना ये एक्सेप्शन है, ट्रेनिंग एक्सेप्शन। 21 साल का व्यक्ति है, कोई 21 साल से छोटा पर्सन है, हो सकता है वो ट्रेनिंग के लिए जाता हो, क्या उस पर भी अप्लाई हो जाएगा, नहीं। ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लॉज 1 of clause A of subsection 1, a person who has attained the prescribed age limit, ठीक है, may use under prescribed conditions such firearms as may be prescribed in the course of his training in the यूज ऑफ सच फायर आर्म्स, ठीक है। ट्रेनिंग पर्पस वगैरह के लिए फिर वो क्या है, ये एक्सेप्शन नहीं लगती है, ठीक है। और डिफरेंट एज लिमिट डिफरेंट टाइप ऑफ फायर आर्म्स के लिए हो सकती है। तो देखो 21 साल से कम का है, कन्विक्टेड है, बॉन्ड है, कोई गन नहीं रखेगा अपने पास, नहीं आप उसको ट्रांसफर करेंगे, प्रोहिबिटेड और अनसाउंड माइंड के पर्सन को। ट्रेनिंग विद कंडीशन है तो फिर अलाउड है। आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 10 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि अगर आपको आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्म्स का, ठीक है, ठीक है, तो आपको लाइसेंस की जरूरत है। तो मेन रूल क्या है कि कोई भी पर्सन ना तो भारत में लेकर आएगा, ना ही भारत से बाहर लेके जाएगा। कैसे, ना तो सी से, ना ही लैंड से, ना ही एयर से, कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन को जब तक कि उसके पास क्या एक लाइसेंस ना हो, ठीक है। अब उसका एक एक्सेप्शन याद रखना, अगर किसी पर्सन के पास प्राइवेट यूज में उसने अपने प्राइवेट यूज के लिए रखा हुआ है, तो लेकिन वो एंटाइटल्ड है उस आर्म्स एंड एम्यूनेशन को अपने पास रखने के लिए प्राइवेट यूज में, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू पोजेस आर्म्स अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, तो वो विदाउट लाइसेंस क्या कर सकता है, मे ब्रिंग इनटू और टेक आउट आर्म्स एम्यूनेशन इन रीजनेबल क्वांटिटीज फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज, ठीक है। लेकिन वो एंटाइटल्ड है लॉ के अकॉर्डिंग, तब फिर उसको इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए अलग से लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एंटाइटल है। तो वो अपने याद रखना रीजनेबल क्वांटिटी में और अपने प्राइवेट यूज के लिए, ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखना। दूसरा बोल रहा है टूरिस्ट भी एक एक्सेप्शन है, कि अगर एक बोनाफाइड टूरिस्ट है, ठीक है, और वो उस कंट्री से आ रहा है जिस कंट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है ऑफिशियल गैजेट में, पहली बात, और वो प्रोहिबिटेड नहीं है उस कंट्री में, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड नहीं है अंडर लॉ ऑफ दैट कंट्री की, वो आर्म्स नहीं रख सकता अपने पास। मे ब्रिंग, फिर वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन को क्या है रीजनेबल क्वांटिटी में स्पोर्ट्स के लिए, जब प्राइवेट पर्सन है तो वो रीजनेबल क्वांटिटी में प्राइवेट यूज के लिए, और अगर टूरिस्ट है तो रीजनेबल क्वांटिटी में फॉर स्पोर्ट्स के लिए, या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब कंडीशन है उसके लिए, फिर क्या है वो लेकर आ सकता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है आर्म्स की, फिर उसको क्या है लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जनरल रूल कहता है लाइसेंस की जरूरत है, प्राइवेट यूज और टूरिस्ट है तो फिर लाइसेंस की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन, टूरिस्ट का मतलब क्या होता है, टूरिस्ट का मतलब सिंपल सी बात याद रखो, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है और वो इंडिया में विजिट करने आया है, 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकेगा, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो है टूरिस्ट, ठीक है। उसके बाद
कस्टम, लेकिन सेक्शन जो 10 का सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कस्टम डिटेन कर सकता है इसके आर्म्स एंड एम्यूनिशन को, अगर कस्टम ऑफिसर और कोई भी ऑफिसर है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर कर रखा है, उसको ये डाउट हो रहा है कि ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्सेप्शन ए और बी, उसको डाउट हो रहा है कि एक्सेप्शन ए और बी में नहीं आता है, तो फिर कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, उसको डिटेन कर सकता है, उसके आर्म्स एंड उसको एम्यूनिशन को, ठीक है। और कब तक कर सकता है, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर रिसीव ना कर ले। उसके बाद इंटरवीनिंग टेरिटरी हम किसको बोल रहे हैं, जैसे कि जब वो लैंड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो कह रहा है कि कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन जिसको टेकन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर, ठीक है, इंडिया के एक पार्ट से और दूसरे पार्ट तक आप बाय सी और बाय एयर, ठीक है, और अक्रॉस एनी इंटरवीनिंग टेरिटरी और किसी और टेरिटरी के थ्रू आप लेके जा रहे हैं जो इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो आर टेकन आउट ऑफ एंड ब्रॉट इनटू इंडिया, तो हम मानेंगे कि आप उसको इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर लेकर गए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन 11 पे, पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एक्सेट्रा। ये किसके पास पावर है कि आप आर्म्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे उस जो है प्रोहिबिशन लगा दें, ठीक है, तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रोहिबिशन लगा सकती है, ठीक है, कि अब कोई भी ना तो इंडिया में लेकर आएगा ना इंडिया से बाहर क्या है आर्म्स और एम्यूनिशन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा, ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बैन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बाय नोटिफिकेशन। फिर है पावर टू रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट ट्रांसफर ऑफ आर्म्स, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है या फिर प्रोहिबिट कर सकती है ट्रांसपोर्ट। ऊपर हमने पढ़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और ये है जो सेक्शन 12 ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट को प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिस क्या करेगी, नोटिफिकेशन लाएगी ऑफिशियल गैजेट में, रेस्ट्रिक्ट कर रही है जो ट्रांसपोर्ट, वो उसको ए में बताया गया है, प्रोहिबिट कर रहे हैं मतलब टोटली बैन हो गया है, तो बी में बैन प्रोहिबिट वो इसका जो है सब क्लॉज बी में बताया गया है। और सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 कहता है आर्म्स और एम्यूनिशन जो transshipped at a seaport or an airport in India are transport within the meaning of this section. So I hope कि आपको बहुत ही कम समय में एक बहुत अच्छी कमांड डेवलप होगी, क्योंकि आपके एपीओ के प्री में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 12 तक ही पूछा जा रहा है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम नए नए अप्रोचेस के साथ अपनी कमांड डेवलप करेंगे, ठीक है। माइनर लॉस में कोई भी क्वेश्चन हम गलत नहीं करके आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।